हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्क सक्सेस मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में विज्ञान में चैप्टर 5 दूरी या डिस्टेंस। तो जो भी पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, इससे पहले मैं 4 चैप्टर साइंस को पढ़ा चुका हूँ। पहला है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, दूसरा है आपका गति, तीसरा है आपका बल या फोर्स, और चौथा है ऊर्जा। तो जिस किसी को वो चैप्टर देखने हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन्हें वेट कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो सब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेट में चैप्टर 5 दूरी या डिस्टेंस। तो पहला इसमें है दूरी। दूरी होती क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है? एकांक समय में हम समय को एकांक मान लें, यानी 1 सेकंड मान लें। एकांक मतलब 1 यानी 1 सेकंड। तो हमने जो तय की पथ की लंबाई, हमने जो पथ हमने तय कर लिया तो कहलाएगी दूरी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और 1 सेकंड में हमने यहाँ पहुँच गए, तो हमने एकांक सेकंड यानी 1 सेकंड में हमने जो पथ जो रास्ता तय कर लिया उसे हम कहेंगे दूरी। जैसे हम रहते हैं मान लो कासगंज में, ठीक है ना, और हम करें एटा, तो क्या कासगंज और एटा के बीच की दूरी कितनी है? तो कहेंगे 30 किलोमीटर। यानी कासगंज में खड़े हैं तो 0 किलोमीटर। जैसे जैसे हम एटा को बढ़ते जाएंगे तो दूरी बढ़ती जाएगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और एटा पहुँच कर हम हो जाएगा पूरा 30 किलोमीटर। यानी यहाँ से हम एटा पहुँच गए, यानी हमने 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो क्या है मेन दूरी? क्या है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, यानी वस्तु गति करनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक शर्त इसकी है गतिशील वस्तु। वस्तु कैसे होनी चाहिए? गतिशील, ठीक है ना। ये नहीं हमने किसी वस्तु को किसी में रख दिया कि अब दूरी तय कर रही है, वो नहीं माना जाएगा। वो गतिशील बस स्वयं गतिशील होना चाहिए। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में जो पथ या जो रास्ता तय किया जाता है उसकी लंबाई को कहते हैं हम दूरी। ठीक है ना। जैसे एग्जाम दिया था मैंने कि कासगंज और एटा के बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट, दूरी कैसी राशि है? दूरी या डिस्टेंस है, ये कैसी राशि है? देखिए सुपर टेट में साइंस में एक क्वेश्चन आपका ये आना ही आना है कि सदिश का एक क्वेश्चन निश्चित आना है कि सदिश है या अदिश है। चार उसमें दिए होंगे विकल्प और पूछेगा कि सदिश है अदिश है। तो आपकी दूरी है अदिश राशि। दूरी क्या है? अदिश राशि। और इसमें तीसरा है विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन भी आपकी है, विस्थापन है आपकी सदिश राशि। ये आपको मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। थोड़ा बता देता हूं कि इसमें क्या है। आप देख, दो राशि होती है दो तरह की, एक होती है सदिश राशि है और एक होता है अदिश राशि है। आप एक याद कर लो, कोई सी आप याद कर लो, सदिश राशि याद कर लो, तो जो भी रहेगी आपकी वो रह जाएंगी आपकी अदिश राशि हैं। तो सदिश राशि मैंने बताई थी 7। कितनी बताई थी? 7। 4 बापर हैं, 2 दिशा पर हैं और एक लास्ट में है त्वरण या एक्सीलरेशन। तो आप समझिए 7 कौन सी हैं? सदिश राशि हैं। पहली बाकी 4 हैं, बल, वेग, विस्थापन, बलागुण। ये 4 बाप हो गई। फिर 2 वेग पर हैं, आवेग और समवेग, और साथ में रहेगी त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो बस आपको याद ध्यान रखना है, 4 बाकी, 2 वेग वाली और लास्ट वाली त्वरण, यानी बल, वेग, विस्थापन, बलागुण, आवेग, समवेग और त्वरण। बस ये 7 ध्यान रखिए कि 7 हमारी सदिश राशि हैं। कैसी है? सदिश। और इसके अलावा कोई भी आ जाए ऑप्शन, वो हमारी हो जाएंगी अदिश। अब देखते हैं ना, में जैसे आ गई आपको दूरी देखिए। अब दूरी पूछ रहा है तो लगा लो बल, वेग, विस्थापन, बलागुण, आवेग, समवेग, त्वरण। में दूरी नहीं है तो फिर कैसी है? फिर ये अदिश हो गई। अब पूछ रहा है विस्थापन, फिर कर लीजिए 4 वाली, बल, वेग, विस्थापन, बलागुण। आ गया विस्थापन, तो क्या हमारी है? सदिश राशि। सीधी बात है, आपको 7 सदिश राशि याद कर रखनी है, बाकी रहेगी हमारी वो अदिश राशियां हैं। पॉइंट 4 है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? 4 ऑप्शन आते हैं, समय का, दूरी का, ध्वनि का, और एक ऑप्शन और आ जाएगा। हमें कन्फ्यूजन क्या होता है? हम लिख देते हैं प्रकाश वर्ष। क्या लिखा होता है? प्रकाश वर्ष। तो वर्ष देखकर हमको ऐसा लगता है कि ये समय का मात्रक है। क्यों? वर्ष है ना, आगे ना वर्ष, ईयर। तो हमें लगता है वर्ष किसका मात्रक है? समय का। तो अगर कोई नहीं जानता तो 90% बच्चे क्या करते हैं? समय पर टिक कराते हैं क्यों? वर्ष आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है।
ये प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका? दूरी का, डिस्टेंस का। ठीक है ना, डिस्टेंस का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। और कौन सी दूरी? ये क्या है कि प्रकाश द्वारा, नाम है ना प्रकाश वर्ष, तो यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। यानी नाम इसका प्रकाश वर्ष है। क्या नाम है इसका? प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और यह आता है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो ये अब याद रखना है। यानी एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46, कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आपको प्रकाश वर्ष उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। पहली बात, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। दूसरी बात, प्रकाश वर्ष है क्या? यानी प्रकाश वर्ष नाम से क्लियर है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और इसका प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पॉइंट नंबर 5 अब आएगा, एक मिलीमीटर, एक माइक्रोन, एक नैनोमीटर और पिकोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में, साइंस में जरूर आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। बताइए एक पिकोमीटर कितने मीटर होता है, बताइए एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या बताइए एक मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या एक माइक्रो में कितने मीटर होते हैं। देखिए 4 चीजें पहले बता देता हूं आपको। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। एक मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। ये तो आपको याद होंगे, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब उल्टा करें, 1 मीटर में तो 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा मीटर? तो 1/1000, यानी 1/10⁻³ और ऊपर लेके आएंगे तो जाकर 10⁻³ तो 1 मिलीमीटर हो गए 10⁻³ मीटर। एक माइक्रोन, ये माइक्रोन भी आ सकता है या माइक्रोमीटर भी आ सकता है। कुल मिलाकर वर्ड माइक्रो पकड़ना है, माइक्रो आपको वर्ड पकड़ना है माइक्रो। यानी माइक्रो होता है 10⁻6 मीटर का, 10⁻6 का होता है माइक्रो मीटर। तीसरा नैनोमीटर, नैनोमीटर में होते हैं नैनो से निकाल दो नो मतलब 9, इस साथ कर लीजिए, यहाँ आ गया नो मतलब 9। तो नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर। और लास्ट आपका पिकोमीटर, तो पिकोमीटर होते हैं 10⁻12 मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, एक माइक्रोन में 10⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर और पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? याद करने के लिए आपको 4 वर्ड याद रखने होंगे। आप याद कर लीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। आपको 4 वर्ड याद रखने हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। आपको रटने की व्यवस्था नहीं है, बस ये 4 समझ लीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अब आपको 3 की टेबल लिखनी है, कितने की? 3 की। तो 10⁻³ 3 बाद क्या आएगा? 6, 3 2 6 होता है ना, फिर 3 की टेबल का 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ये 3 की टेबल हो गई आपकी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ऐसे याद कर लीजिए क्रम से आप। और इधर याद कर लो क्रम से आप, क्या मिली, माइक्रो दोनों माँ पे हैं, दोनों माँ वाले पहले हैं, माँ के पहले हैं। तो माँ का पहला मिली, माइक्रो। अब नैनो और पिको बड़ा आसान याद हो जाएंगे। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, 3 6 9 और 12। अब आप कभी जिंदगी भूल नहीं सकते, न अलग अलग करेंगे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन इस तरह याद रखेंगे, इस तरीके से अगर आपको याद रखेंगे तो आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते। आपको ये याद रखना है,
मिली माइक्रो नैनो पिको। क्या करना है? मिली माइक्रो नैनो पिको। 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौके 12। मिली आ गया तुरंत लगा लो, मिली पहला ही है, इसके बाद -3। माइक्रो आई है तुरंत दूसरा है -6। नैनो आ जाए तुरंत नैनो यानी -9 -9 और पिको -12। मिली माइक्रो नैनो पिको 3 6 9 और 12। तो उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब है आपका पॉइंट नंबर 6, पेचमापी का अल्पतमांक कितना होता है। तो पेचमापी एक होता है, इससे क्या करते हैं, इससे हम किसी की तार की या किसी पतली ऑब्जेक्ट की मोटाई ज्ञात करते हैं कि कितना मोटा है। जो पेचमापी लगा है ना, पेचमापी, ये पेचमापी का अल्पतमांक क्या है। अल्पतमांक का क्या अर्थ है? तो अल्पतमांक का अर्थ है ये कितना अल्प, कितना कम से कम माप सकता है, ये पूछ रहा है। अल्पतमांक कहीं आ जाए उसका क्या, उसका मतलब होता है अल्पतमांक बराबर अल्प धन अल्पतम धन उसकी नंबर। तो अल्पतम यानी सबसे कम, यानी अल्प भी अल्पतम यानी और भी छोटा यानी सूक्ष्म। तो कितना छोटा माप सकता है वो कहलाता है उसका अल्पतमांक। तो होता पेचमापी। तो पेचमापी का पूछ रहा है अल्पतमांक कितना होता है। तो पेचमापी का अल्पतमांक होता है 0.01 mm यानी 0.01 मिलीमीटर। यानी एक पेचमापी 0.01 मिलीमीटर तक का माप कर सकती है। कौन? पेचमापी। 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके, 0.01 mm, 0.09 mm, 0.1 mm या 0.10 mm। तो हमें किस पर टिक लगाना है? 0.01 mm पर। यानी पेचमापी का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm यानी मिलीमीटर। अब थोड़ा समझिए पेचमापी के बारे में। और पेचमापी द्वारा बहुत ही छोटी राशियों का मान ज्ञात किया जाता है। यानी पेचमापी जो होता है बहुत छोटी छोटी राशियों का मान ज्ञात करने में प्रयोग होता है। इसके द्वारा किसी तार की मोटाई या कह सकते हैं उसका व्यास, किसी तार की मोटाई ज्ञात की जाती है। यानी कोई पतला सा तार है, उसकी हमें मोटाई ज्ञात करनी है तो उसको उसमें फंसा लेते हैं। जैसे इसकी है ना, मान लो तार है, ये तो खैर मोटा है, पतला तार है, तो उसको इसमें ऐसे फंसा लेगा वो यूँ करके, और फंसा करके उसमें रीडिंग में पता चल जाता है इसकी तार की मोटाई कितने mm है। तो इस पेचमापी द्वारा बहुत ही छोटी राशियों का मान ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी तार की मोटाई या व्यास ज्ञात किया जाता है। पेच अभी आता है कि पेचमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें है पेचमापी माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी पेचमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेचमापी माइक्रोमीटर स्क्रू माने कहते हैं पेच। तो पेचमापी माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। पेचमापी का अल्पतमांक हो गया क्लियर, कितना? 0.01 mm। इसके द्वारा बहुत छोटी राशियों का क्या ज्ञात करते हैं? मान ज्ञात करते हैं। और किसी पतले तार की मोटाई ज्ञात करनी हो तो हम इसका किस प्रयोग करते हैं? पेचमापी का। और यह माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पेचमापी का आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 7, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। एक होता है माइक्रोन और एक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब कैपिटल ए पे ऊपर लिखते हैं 0। इसका संकेत क्या है एंगस्ट्रॉम का? कैपिटल ए पे लिखेंगे 0। कैपिटल ए पे 0 बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि के मात्रक है? तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। तो आंसर लिखेंगे हम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, इसको बोलते हैं लैम्डा। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एंगस्ट्रॉम मात्रक है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की लंबाई को हमेशा एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है यानी लैम्डा होती है, उसको हमेशा किस में लिखा जाता है? एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है। और देखिए मोस्ट चीज़ आ रही है आपकी, एक एंगस्ट्रॉम में मीटर होते हैं
10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। ये पूछे थे माइक्रोन, तो माइक्रोन तो होगा 10⁻6, ये तो समझ आएगी, माइक्रो आ गया तो -6 का, और एंगस्ट्रॉम रह गया एक, 4 ये, और 5 में हो गया आपका एंगस्ट्रॉम। इनमें अक्सर पूछा जाता है। तो हमारा एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर का। अगला है पॉइंट सोनार, कि सोनार क्या होता है। अगला पॉइंट है आपका सोनार। सोनार क्या होता है पढ़ेंगे पहले। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति को जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोनार है क्या? सोनार एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समुद्र के अंदर संचार और स्थिति को जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समुद्र के अंदर मतलब इसका प्रयोग किया जाता है नौसेना द्वारा। नौसेना माने जल सेना, पानी सेना द्वारा। क्या उसमें होती है नौसेना? होती पनडुब्बी। पनडुब्बी होती है वो नाम ही इसका पनडुब्बी, यानी पानी में डूबी हुई, यानी पानी के चलती हैं, अंदर अंदर चलती हैं। समुद्र का लेवल, समुद्र ये है तो चलेंगी अंदर अंदर, किलोमीटर बहुत अंदर चलती हैं ताकि दुश्मन उसको देख न पाए। ठीक है ना। अब क्या है कि किसी दुश्मन देश की पनडुब्बी हमारे देश की सीमा में आ गई, मतलब पाकिस्तानी पनडुब्बी आ गई या और चाइना की पनडुब्बी आ गई, तो वो तो अंदर 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 हमारे देश में घुस करके और किनारे पर आकर अटैक कर देंगे। हमें कैसे मालूम पड़ेगी कि पनडुब्बी हमारे सीमा में आ गई है नहीं? भाई ऊपर जहाज होगा तो दिख जाएगा, ऊपर किसी उसके द्वारा ऊपर जहाज होगा तो दिख जाएगा, पानी ऊपर तो दिख जाएगा, या उड़ रहा तो भी तो देख सकते हैं। लेकिन अंदर कैसे पता चलेंगे कि समुद्र के अंदर हमारी सीमा में कितना घुस आया या है क्या नहीं है, कहाँ जहाज वो किस कंडीशन में, कितनी उस पर है। तो इसकी समुद्र के अंदर जो उसकी स्थिति है पनडुब्बी की, तो उस स्थिति कैसे प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं? सोनार। कैसा प्रयोग करते हैं? सोनार। तो सोनार प्रयोग द्वारा हम संचार की स्थिति, यानी हम बात भी कर सकते हैं। मालूम अब तो दुश्मन देश है वो तो बताएगा नहीं, लेकिन अपने देश का जो अपने देश की जो पनडुब्बी होगी उससे भी संपर्क हमें स्थापित करना पड़ेगा उसका, कि हम उसको निर्देश भी देने उसको। तो संचार में यानी उससे बातचीत करने में, यानी अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने में, जो पनडुब्बी अंदर बैठे हैं, और उनकी बात को अपने सुनने के लिए अपने यहाँ तक, यानी संचार के लिए सोनार प्रयोग करते हैं। और स्थिति को जानने के लिए कि उसकी स्थिति कहाँ है, इस जैसे उसकी सीमा से कितने किलोमीटर अंदर है, कितने गहरा जा रहा है, वो कहाँ पर है। तो हमें अगर दुश्मन की देश की पनडुब्बी का पता चल जाएगा तो हम उसको खदेड़ सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं। तो सोनार का प्रयोग किसमें करते हैं? समुद्र के अंदर संचार और स्थिति को जानने के लिए। स्थिति मतलब पनडुब्बी कितनी गहरी जा रही है, कहाँ पर है, ये पूरी स्थिति प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। और सोनार ये चीज़ पता करने के लिए किसका यूज करता है? ये यूज करता है पराश्रव्य तरंगें। कौन सी तरंगें? पराश्रव्य तरंगें। तरंग होती है 3 तरह की, अपश्रव्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा पराश्रव्य। कौन कौन सी? पहली अपश्रव्य तरंगें, दूसरी श्रव्य तरंगें और तीसरी पराश्रव्य तरंगें। अब डिटेल बाद में बताऊंगा, इतना समझ लीजिए कि सोनार जो प्रयोग करता है वो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। इन पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग द्वारा सोनार पता कर लेता है कि पनडुब्बी की स्थिति कहाँ पर है, और इससे हम संचार के बारे में यानी बातचीत वहाँ से हो जाएगी। अगला पॉइंट है रडार। रडार क्या है? रडार ये तो आपने सुना होगा रडार वर्ड। इसका उपयोग वायुयानों के सिग्नलों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे पता चल जाता है दूरी, ऊंचाई, दिशा और चाल का। अब वो तो बताया था मैंने सोनार, वो तो समुद्र के अंदर पनडुब्बी में पता लगाने के लिए कि हमें दुश्मन देशी पनडुब्बी कहाँ है कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई वायुयान जैसे लड़ाकू जहाज है और कोई युद्ध वाले जहाज हैं, वो अगर घुसा अचानक घुसे हमारी सीमा में और बम बरसा चले गए तो नुकसान हो जाएगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे देश की सीमा में घुसे या न घुसे, और घुसे तो कितना घुसे, कितनी उनका विमान चल रहा है, कितनी चाल, कितनी स्पीड पर है लड़ाकू विमान, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूरी है। तो ये सब पता लगा लेता है रडार। कौन पता लगा लेता है? रडार। और इसके लिए ये पता चल जाता है कि दुश्मन का जो है वो कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर रहा है, उसकी दिशा क्या है और कितनी चाल, उसकी स्पीड क्या है। यानी दुश्मन देश का जो लड़ाकू विमान है उसकी कितनी दूरी पर है, वो कितनी ऊंचाई पर रहा है, उसकी दिशा क्या है और उसकी स्पीड कितनी है। ये सब बात पता लगा लेता है रडार। और ये इसके लिए प्रयोग करता है ये सूक्ष्म तरंगों का। किसका?
सूक्ष्म तरंगों द्वारा वो इसका पता लगा लेता है। जैसे सोनार किसका प्रयोग करता है? सोनार प्रयोग करता है पराश्रव्य तरंगों का। सोनार पता करता है कौन? पराश्रव्य तरंगों का। उसी प्रकार जो रडार है वो पता कर लेता है सूक्ष्म तरंगों द्वारा। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें पनडुब्बी में समुद्र के अंदर हमें पनडुब्बी की स्थिति देखनी है कि कहाँ पर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे सोनार का। लेकिन यदि कोई दुश्मन देश का वायु में आ रहा है तो हम पता कैसे लगाएंगे? रडार द्वारा, कि वो कितनी ऊंचाई पर है, कितनी स्पीड से आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है और कितनी वो डिस्टेंस पर है। तो ऐसा पता लगा करके हम अपने जहाज भेज करके उस पर अटैक कर सकते हैं और उसको अपनी सीमा से भगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, थियोलाइट से मापते हैं। क्या है? थियोलाइट। थियोलाइट से हम क्या चीज मापी जाती है? तो थियोलाइट से मापी जाती है जमीन के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण को। दो चीज होती हैं, एक तो क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये क्या है? ये इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर। ये होता है हमारा क्षैतिज, ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना? क्षैतिज मतलब प्लेन और ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर को, 90 डिग्री जो भी ऊपर है। तो थियोलाइट से क्या नापते हैं? तो थियोलाइट से मापते हैं जमीन के क्षैतिज कोण को और जमीन के ऊर्ध्वाधर कोण दोनों को। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि जमीन के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कोण को किससे मापते हैं? आंसर लिखेंगे थियोलाइट से। या यह सकता है कि थियोलाइट से हम क्या मापते हैं? तो लिखेंगे जमीन के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण को। अब इस चैप्टर 5 दूरी का डिस्टेंस का अंतिम 10वां पॉइंट है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? मोस्ट बहुत आता परीक्षा में। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आंसर लिखेंगे हर्ट्ज। या ये व्यवस्था है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका ये सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 5 दूरी या डिस्टेंस पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल आर के सस मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।